Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12 political science chapter 2 in Hindi, and the chapter 2 is दो ध्रुवता का अंत. This is the part 1 of this chapter. इस वीडियो से पहले मैंने इस बुक का जो चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लें. बिकॉज इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवता का अंत, वो फर्स्ट चैप्टर से ही लिंकअप है शीत युद्ध के दौर से. शीत युद्ध का जो दौर था उसमें दो महाशक्तियाँ हमारे सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ. और उन दोनों महाशक्तियाँ मतलब दो ध्रुव बन गए, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ. और ये दो ध्रुवों का अंत किस तरीके से हुआ वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले आपने जो चैप्टर में दे रखा है वो दे रखा है सोवियत प्रणाली के बारे में. लेकिन उससे पहले जब आप लोग अपनी बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे तो उसमें साइड में पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, एक पिक्चर पेस्ट है, मतलब एक पिक्चर है जिसमें ये बता रखा है कि बर्लिन की जो दीवार थी वो कब बनी, किस तरीके से थी. दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट येस आ सकता है ये एग्जाम में. और अगर आप लोग आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स बर्लिन की दीवार. तो बर्लिन की दीवार पता ही लग रहा है कौन से प्लेस से रिलेटेड है, बर्लिन से रिलेटेड है. और जो ये दीवार थी बर्लिन को डिवाइड करने के लिए एक बीच में दीवार खड़ी की गई. सपोज दिस इज़ बर्लिन, ओके, इसको डिवाइड कर दिया गया बर्लिन की दीवार. ये जो दीवार है इसे बर्लिन की दीवार कहा गया. और जो ये दीवार थी ये कब बनी, 1961 में, 1961 में, जिस टाइम पर क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ था, जैसा कि जो हमने पिछले चैप्टर में देखा वो भी 1961 में हुआ था. और ये जो दीवार थी बर्लिन की दीवार ये भी 1961 में ही बनी थी. विभाजन का प्रतीक, जो ये दीवार थी वो विभाजन का प्रतीक थी. किसके बीच, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच ये विभाजन का प्रतीक थी. पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन. तो देखो मान लो ये पूर्वी बर्लिन है और सपोज दे ये पश्चिमी बर्लिन है. तो जो पूर्वी बर्लिन था फ्रेंड्स वो मानता था साम्यवादी विचारधारा को, और जो पश्चिमी बर्लिन था वो मानता था पूंजीवादी विचारधारा को. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है कि जो ये दोनों महाशक्तियाँ थी इनके बीच की लड़ाई ही विचारधारा से रिलेटेड थी कि एक पूंजीवाद को अच्छा मानता और एक साम्यवाद को. सिमिलरली बर्लिन में भी यही हुआ कि वेस्ट बर्लिन जो था वो मानता था पूंजीवाद को अच्छा, जबकि जो ईस्ट बर्लिन था मतलब जो पूर्वी बर्लिन था वो मानता था साम्यवाद को ज़्यादा अच्छा. और ये जो दीवार थी ये 150 किलोमीटर लंबी थी, मतलब 150 किलोमीटर जो इसकी लंबाई थी ये इतनी ज़्यादा लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी. शीत युद्ध का ये जो दीवार थी बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है. ये लाइन आपकी बुक में है भी. 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया इस दीवार को. और किसने तोड़ा इस दीवार को, जनता ने तोड़ा. तो देखो 1961 में बनी और 1989 में जो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया. क्यों, क्योंकि वो जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश थे, मतलब जो अमेरिका के खेमे के देश थे, उनकी तरक्की से ये लोग विकसित होने लगे थे. मतलब इन्हें पता लगने लग गया, इन्हें नॉलेज मिलने लग गई कि वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं. तो इसीलिए इन्होंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है इनके गुट में शामिल होकर, और वहाँ के लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया, एक गुस्सा पैदा हो गया, जिसके चलते वहाँ की जनता ने, पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया. और ये जो घटना हुई 1989 में 9 नवंबर को, इसी घटना को माना गया कि अब शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो चुकी है. क्योंकि देखो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसकी कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब कुछ होने वाला है. तो ये वो सिचुएशन थी जब ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द शीत युद्ध का अंत भी हो जाएगा. और यही हुआ कि शीत युद्ध के पतन की शुरुआत इस घटना के बाद हो गई थी. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोवियत प्रणाली. तो बच्चे सोवियत प्रणाली में बहुत कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. देखो प्रणाली का मतलब वो होता है कि कोई चीज़ का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है. तो सोवियत प्रणाली का मतलब ये है कि जो सोवियत संघ है वहाँ पे जो शासन चल रहा है वो किस तरीके का है, वहाँ पे सरकार किस तरीके की है. तो सोवियत संघ का जो शासन है वही सोवियत प्रणाली है कि वहाँ सरकार किस तरीके की है, वहाँ के लोग किस तरीके के, वहाँ पर किस तरीके से सरकार मेंटेन होती है, वहाँ शासन किस तरीके से चलता है, ये हमारा सोवियत प्रणाली. तो सोवियत प्रणाली कोई एक ऐसी टर्म नहीं है जो अचानक से आ गई हो, बल्कि एक घटना हुई उसके बाद ये टर्म आई. तो 1917 में रूस में एक क्रांति हुई. कौन सी क्रांति हुई, साम्यवादी. 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी क्रांति के बाद ही सोवियत संघ अस्तित्व में आया. सोवियत संघ को USSR भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है समाजवादी सोवियत गणराज्य.
ओके। पूंजीवाद के विरोध में तो जो ये क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति, देखो जब क्रांति हम लोग करते हैं मतलब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में हैं तभी हम कोई क्रांति करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी रही, कुछ लोग उसे रिवॉल्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। तो जो ये क्रांति थी ये पूंजीवाद के विरोध में थी और साम्यवाद के पक्ष में थी, क्योंकि यहाँ पर हो रही है मतलब सोवियत संघ में हो रही है तो ऑब्वियसली साम्यवाद के पक्ष में ही होगी और पूंजीवाद के विरोध में ये क्रांति हुई। समानता के सिद्धांत पर आधारित थी ये क्रांति। ये जो क्रांति थी ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी क्रांति थी। मानव इतिहास मतलब जब से मनुष्य इस दुनिया में जब से आए हैं तब से लेकर इतिहास की ये सबसे बड़ी ऐसी क्रांति थी जिसमें समानता के सिद्धांत पर जोर दिया गया। मतलब सब लोगों को समान समझा जाएगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। समानता के सिद्धांत पर ये क्रांति आधारित रही और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी क्रांति रही है अब तक। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, तो देखो सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का शासन था? वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। विपक्ष के लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी, कोई विपक्ष नहीं था। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ अगर अभी बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में या आम आदमी पार्टी या और सारी पार्टीज इस तरीके से कोई ना कोई विपक्ष में होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके विपक्ष में कोई भी नहीं था। ये है सोवियत प्रणाली के बारे में कि वहाँ का ढांचा कैसा है, शासन कैसा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी, कि सोवियत प्रणाली जो थी, ठीक है हमने पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसके बारे में क्या ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखो WW मतलब वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति बना सोवियत संघ। तो जो सोवियत संघ था ये द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद महाशक्ति बना, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है। और ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा विकसित था, मतलब इसकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की वो एक बहुत ही ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका को अगर छोड़ दें तो विश्व में सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की ही थी। उन्नत संचार प्रणाली, इसके अलावा जो सोवियत संघ का संचार था, संचार प्रणाली जो थी, इनका जो नेटवर्क था संचार का, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। ऊर्जा संसाधन जैसे तेल हो गए, खनिज हो गए, उनकी वहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। साथ ही साथ इन्होंने जिन देशों को अपने गुटों में शामिल कर रखा था, जो इनके खेमे में शामिल देश थे, उनसे भी ये ऊर्जा संसाधन वगैरह लेते रहते थे। और साथ ही साथ सोवियत संघ के खुद के पास भी काफ़ी सारे ऊर्जा संसाधन थे। आवागमन की सुविधा, आप देखो यहाँ पर आवागमन की इतनी बेहतरीन सुविधा थी कि अगर आप कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना चाहते हो या खुद आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आप इजीली जा सकते हो, मतलब आवागमन की सुविधा भी बहुत अच्छी थी। तो इतनी सारी विशेषताएं सोवियत संघ में थी। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, घरेलू उपभोक्ता उद्योग मतलब आपके यहाँ पर किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है। तो सोवियत संघ में उस टाइम पर हर चीज़ का उत्पादन होता था, अनाज का, सुई, मतलब ये एक दे रखी है आपकी बुक में लाइन कि पिन से लेकर कार तक का उत्पादन वहाँ होता था। पिन मतलब छोटी से छोटी चीज़ और कार मतलब बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का उत्पादन वहाँ पर होता था। इनके यहाँ पर हर चीज़ का उत्पादन होता था। ये बहुत ही कम दूसरे देशों से कुछ मंगाते थे क्योंकि इनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित, तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि एक न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित कर दिया कि हर व्यक्ति को कम से कम ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। न्यूनतम जीवन स्तर में क्या क्या शामिल किया गया कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, हर व्यक्ति को चिकित्सा मिलेगी, साथ ही साथ जो मानव कल्याण के जो कार्य हैं वो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की कि सब लोगों को सामान लेकर कुछ बेसिक नीड्स सबके लिए डिसाइड कर दी कि हाँ ये सबको मिलनी इम्पॉर्टेंट है। राज्य का स्वामित्व, इसके अलावा सोवियत संघ में ये माना गया कि जो राज्य का स्वामित्व है मतलब पब्लिक सेक्टर ही होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर ही होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उद्योगपति, बिजनेसमैन इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य का स्वामित्व होना चाहिए हर चीज़ का, मतलब मिल्कियत का, हर तरीके की प्रॉपर्टी का जो मेन मालिकाना हक हो वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास हो। अगर स्कूल है तो वो सरकारी हो, हॉस्पिटल है तो वो सरकारी हो, हर चीज़ सरकारी हो, गवर्नमेंट के अंडर हो, कोई भी प्राइवेटाइजेशन की वहाँ पर जगह नहीं थी। तो ये तो फ्रेंड्स हमें सोवियत संघ की विशेषताएं पता लग गई। अब अगर सोवियत संघ इतना ही ज़्यादा विकसित था तो भाई उसका विघटन क्यों हुआ, उसमें क्या कमियां आने लग गई, उसकी क्या कमज़ोरियां उभर कर सामने आई, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि सोवियत संघ में क्या क्या कमज़ोरियाँ आनी स्टार्ट हो गई। तो देखो जो सोवियत संघ था ना वो सत्तावादी होना शुरू हो गया। किस तरीके से, जो यहाँ के पार्टी थी, एक तो एक पार्टी है तो उनमें क्या आ गया, घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया कि हम एक ही पार्टी है, तो वो सत्तावादी होते चले गए कि हम सत्ता में हैं, नोबडी हैज़ राइट कि वो हमें हटा सके। वो ऐसा सोचते थे क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र तो था नहीं कि पीपल हैव राइट कि वो उन्हें हटा सके।
तो इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि हम जो मर्जी करें, सत्तावादी वहाँ की पार्टी हो चुकी थी। इसके अलावा लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ के लोगों को नहीं थी। वहाँ के जो लोग थे उन्हें अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था और इसीलिए लोगों में जो भी आक्रोश होता था वो कार्टून के थ्रू उस चीज़ को पेश करते थे। रूस का प्रभुत्व, अब देखो मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, सोवियत संघ मतलब जो यूएसएसआर है वो 15 कंट्रीज़ थी, 15 देश थे, उनसे मिलकर बना था। और ये 15 देश कौन थे? एक तो रूस था और 14 अलग कंट्रीज़ थे, 14 अलग देश थे। लेकिन हर मायने में रूस का प्रभुत्व था, मतलब हर मायने में रूस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और विघटन के बाद भी यही हुआ, जब मैं आपके साथ अभी विघटन डिस्कस करूंगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि रूस को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस विघटन के बाद भी दी गई। तो बाकी जो देश थे ना, ये 14 देश, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग गई कि भाई हम सब हैं तो हम सबको बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना। अब क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, टीचर सिर्फ एक ही बच्चे को हर मायने में फेवर करे, चलो कभी करती है, वो पढ़ने में अच्छा है, मार्क्स अच्छा आते हैं, उसको अप्रिशिएट करे, दैट्स वेल एंड गुड। बट अगर हर चीज़ में कोई किसी को फेवर करे, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यही यहाँ पर हो रहा था कि हर मायने में रूस को फेवरेटिज्म मिल रहा था। हथियारों की होड़, तो देखो रूस ने क्या किया ना, हथियारों की होड़ की अमेरिका के साथ, और इस चक्कर में वो अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़राब कर बैठा, आकांक्षाएं पूरी ना हो सकी। तो जो वहाँ के लोग थे, सोवियत संघ के जो लोग थे, उनकी आकांक्षाएं सोवियत संघ पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने जो पिछलग्गू मतलब जो उसके गुट के देश थे उनकी ज़रूरतें कहीं ना कहीं पूरी करने में लग गया, और इस चक्कर में वो अपने आप को कमज़ोर बनाता चला गया, अपने वहाँ के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, 1979 में अफगानिस्तान में भी इसने हस्तक्षेप किया। तो वही बात है, आप अपने यहाँ की सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरों के मामले में जाकर दखल अंदाजी कर रहे हो। तो पहले आपको अपने यहाँ की चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, देन आप लोग जाओ कहीं भी करो नेतागिरी, राइट। खाद्यान्न का भी आयात, अब देखो क्या तो इनके पास हर चीज़ थी, इनका घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था वो बहुत ज़्यादा उन्नत था, बहुत ज़्यादा, और क्या अब इन्हें खाद्यान्न तक का आयात करना पड़ रहा है, मतलब खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़ें तक मंगानी पड़ रही है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोवियत संघ कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहे और विघटन के परिणाम क्या रहे, और किसकी भूमिका या किन किन की चीज़ों की भूमिका रही सोवियत संघ का विघटन होने के पीछे। सो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिखाइल गॉर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, विघटन के कारण क्या रहे और विघटन के क्या परिणाम हुए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में। तो जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। देखो, सोवियत संघ में जो सरकारें बनती थी वो लोकतंत्र से नहीं बनती थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, और वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। तो मतलब पार्टी में ही जो पार्टी के अंदर के नेता थे वही अपने डिसीजन से लेकर किसी एक को राष्ट्रपति बना देते थे। तो जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गॉर्बाचेव, और 1980 मतलब 1980 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। सीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और महासचिव बनने के बाद ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने। तो इन्होंने क्या किया ना, पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने के लिए सोवियत संघ को ये चाहते थे कि पश्चिमी देशों की बराबरी पर ला सके, और उसके लिए इन्होंने कुछ सुधार किए। उन्होंने क्या सुधार किए? उन्होंने 2 सुधार चलाए। किस किस नाम से? पहला सुधार तो था पेरेस्त्रोइका और दूसरा था ग्लासनोस्त। जो पेरेस्त्रोइका था वो आर्थिक सुधार था फ्रेंड्स। आर्थिक सुधार मतलब जो सोवियत संघ है उसके आर्थिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करके वहाँ के आर्थिक ढांचे में वो सुधार करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने दूसरा सुधार चलाया ग्लासनोस्त, जिसके थ्रू वो वहाँ पर राजनीतिक सुधार करना चाहते थे कि वहाँ पर जो एक पार्टी का शासन है, इस तरीके के जो भी राजनीतिक सुधार वो करना चाहते थे पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने के लिए। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पर लोगों की ज़्यादा सुनी जाए, कि सोवियत संघ में अब तक ऐसा दबदबा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का कि लोग अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक रूप देने की भी कोशिश की, और उन्होंने पश्चिमी देशों के संग सोवियत संघ के जो रिश्ते थे उन्हें भी सुधारने की कोशिश की, और सोवियत प्रणाली में बदलाव करने की भी वो चाहत रखते थे। वो चाहते थे कि जो सोवियत प्रणाली है, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने भी देखा था कि सोवियत प्रणाली क्या थी, कि वहाँ पर एक पार्टी का शासन था और मिल्कियत का जो प्रभावी रूप था वो राज्य को ही माना जाता था। तो वो इन सब चीज़ों में कुछ चेंजेस करना चाहते थे सोवियत प्रणाली में। शायद वो ये चाहते हो कि लोगों को भी कुछ छूट मिले, लोकतंत्र आए, एक से ज़्यादा पार्टियाँ बने ताकि लोगों की सुनी जा सके। इस तरीके के कुछ वो बदलाव करना चाहते थे ताकि सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबरी पर ला सके। इसका मतलब वहाँ के नेता भी ये चीज़ समझ चुके थे कि जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों से कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है।
तो इनके सुधारों के क्या परिणाम हुए वो मैं आप लोगों को अब यहाँ दिखाती हूँ। तो देखें, इनके सुधार का सबसे पहला परिणाम तो ये हो गया कि पूर्वी यूरोपीय देशों में विरोध शुरू हो गए। जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चलने लगे, लोग सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इनकी ये शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं थे और लोग ये शर्तें मनवाना चाहते थे। लोग चाहते थे कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी हो और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाहते थे कि ये चीज़ें हो ही ना। तो मतलब एक तरफ के लोग चाह रहे हैं कि हो ना और दूसरी तरफ के लोग चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए। तो दोनों तरफ के लोगों का जो विश्वास था वो मिखाइल गोर्बाचेव से खो गया और इसीलिए जो वहाँ की जनता थी, पूर्वी यूरोपीय देशों की जो जनता थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और वहाँ की सरकारें जो थी वो गिरती चली गई। जनता के आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है, तो वहाँ की जो सरकार थी वो गिरती चली गई। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अंदरूनी संकट। अंदरूनी संकट किस तरीके से आया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने सुधार की ये मांग की कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और पार्टियां होनी चाहिए या फिर लोकतांत्रिक रूप देने की उन्होंने बात की। तो इस वजह से जो उनकी पार्टी के अंदर के नेता थे उनमें भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पार्टी के नेता मिखाइल गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। वो इस चीज़ के अगेंस्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता का डर था। वो नहीं चाहते थे कि ये कोई और पार्टी आए और वो सत्ता से निकल जाए। तो इस तरीके से अंदरूनी संकट भी पैदा हो गया पार्टी के खुद के अंदर और बाहर तो बहुत कुछ चल ही रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, तख्ता पलट होने शुरू हो गए और बोरिस येल्सिन जो थे, बोरिस येल्सिन रूस मतलब सोवियत संघ के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। मतलब चुनाव के थ्रू ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने थे? बोरिस येल्सिन। ये रहा बोरिस येल्सिन। 1991 में 3 गणराज्यों ने यूएसएसआर से समाप्ति की घोषणा की। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 वो गणराज्य थे जिन्होंने बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ से अपनी समाप्ति की घोषणा कर दी कि अब हम सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है, हम उससे अलग है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ? बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में, और वही वहाँ के पहले चुने हुए राष्ट्रपति भी बने थे। और जो ये गणराज्य अलग हुए उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मध्य एशियाई देश आश्चर्यचकित हो गए ये पूरा सीन देखकर कि हम तो इनके अंडर अब तक रह रहे हैं और इनके जो खुद के गणराज्य है वो उससे अलग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर उनमें भी एक बात आएगी कि अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का ये परिणाम हुआ कि वो जो लोगों के अंदर भावनाएं थी अलग होने की, वो और ज़्यादा भड़क गई, बढ़ती चली गई। अब आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जब बर्लिन की दीवार गिर गई थी। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक कारण ये भी रहा कि बर्लिन की दीवार जब गिरी तो सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हुई और इसके अन्य कारण ये है। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रवादी भावनाएं। हम लोग इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे अंदर अपने राष्ट्र के लिए एक अलग ही भावना है। आप वो चीज़ जो इंडिया के लिए फील करते हैं वो किसी और कंट्री के लिए फील नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस या किसी और कंट्री से हैं। तो आप जो उस कंट्री के लिए फील करते हैं वो किसी और कंट्री के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उस कंट्री से एक जुड़ाव होता है। तो लोगों की जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो इसके विघटन का एक मेन कारण बनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आकांक्षाएं पूरी ना होना। जो वहाँ के लोग थे उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण रहा। नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही मतलब एक पार्टी थी और वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो वहाँ के नौकर मतलब जो सरकार थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग गई। तो नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। रूस की प्रमुखता। रूस 14 और भी कंट्रीज थे और एक रूस था, लेकिन रूस को हर मायने में प्रमुखता दी जाती थी। गोर्बाचेव के सुधार। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने ये सुधार किए, इसके ये परिणाम हुए कि इतनी जल्दी जल्दी ये सारा सीन पलट गया। तो जो गोर्बाचेव के सुधार थे वो भी विघटन का एक मेन कारण माना जाता है। आंतरिक कमजोरी की सोवियत संघ की जो आंतरिक कमजोरी थी, जो हुआ ये वाला सीन अंदरूनी संकट, ये वहाँ की आंतरिक कमजोरी भी इसका एक कारण रही कि नेताओं के बीच में ही एक सामंजस्य नहीं बन पाया था। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन या कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा भी इसका एक रीज़न रहा सोवियत संघ के विघटन का। अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना। तो जो वहाँ के लोग थे उनको अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं थी, वो अपने विचार तक प्रकट नहीं कर पाते थे। संप्रभुता की इच्छा। हर कंट्री को होता है कि उनके यहाँ की संप्रभुता बनी रहे। तो जो वो 14 अदर कंट्रीज़ थी उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात आ गई हमें भी अपनी संप्रभुता बनाए रखनी है, जिसके कारण उन्होंने विघटन की मांग की। भ्रष्टाचार, गतिरोध प्रशासन। वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नेता थे वो अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तभी तो उन्होंने ये मना कर दिया कि लोकतांत्रिक रूप ना दो गोर्बाचेव को।
तो मतलब वहाँ के नेता भ्रष्टाचारी हो चुके थे, प्रशासन जो था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था, गतिरोध हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी जिसके कारण खाद्यान्न तक का आयात करना पड़ा। ये थे फ्रेंड्स विघटन के कारण। नाउ वी विल डिस्कस द विघटन के परिणाम। तो विघटन का सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। जो दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों ही ध्रुव खत्म हो चुके थे। सोवियत संघ का विघटन हो चुका था कि जो सोवियत संघ है वो हट चुका था, महाशक्ति का नाम नहीं रहा, कोई सोवियत संघ महाशक्ति अब नहीं रहा था। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया क्योंकि पहले दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ मिट ही गया उस जगह से, तो ऑब्वियसली जो अमेरिका का था वो वर्चस्व बढ़ गया था। रूस उत्तराधिकारी बना और रूस उत्तराधिकारी बनने के बाद रूस को क्या फ़ायदे हुए देखो, सुरक्षा परिषद में सीट मिली। 14 और भी कंट्रीज थी, किसी को आप कुछ दे देते, किसी को आप कुछ दे देते, लेकिन सारे बेनिफिट्स इन्होंने किसे दिए, रूस को सुरक्षा परिषद में सीट मिली क्योंकि और रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर भी बन गया। परमाणु शक्ति संपन्न देश, जो भी उनके परमाणु थे, परमाणु बम थे, परमाणु हथियार थे, या जो भी परमाणु से रिलेटेड टेक्नोलॉजी थी वो सारी रशिया के पास चली गई, सारी रूस के पास चली गई। तो रूस जो था वो एक परमाणु संपन्न देश बन गया, परमाणु शक्ति संपन्न। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ ने किन्हीं और देशों के साथ कर रखी थी, वो सारी संधियाँ का जो जिम्मा था अब रूस को दे दिया कि इन सारी संधियों की जिम्मेदारी आप पर है, आप इन्हें देखोगे कि कैसे इसे हैंडल करना है। तो और भी देश थे लेकिन रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया। रूस को ही सारी उत्तराधिकारी मतलब मान लो जैसे रामायण थी तो जो ज्येष्ठ पुत्र थे उसके राजा दशरथ के वो राम थे और उन्होंने राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहा। हालांकि जो केकई ने किया दैट्स अनदर थिंग, बट उत्तराधिकारी हमेशा फेवरेट या बड़े बेटे को ही बनाया जाता है। तो फेवरेट यहाँ पर कौन था, रशिया। 15 नए राज्यों का उदय इंक्लूडिंग रशिया, रूस को मिलाकर 15 राज्यों का उदय हुआ। विश्व राजनीति में परिवर्तन, तो जो विश्व राजनीति थी उसमें परिवर्तन होना ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो देश सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे अब उनके भी तो किसी और देशों के साथ संबंध बनने शुरू होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो अब सोवियत संघ तो ख़त्म हो गया तो वो साम्यवादी देशों के साथ ही संबंध रखे, ऐसा नहीं था। मतलब विश्व राजनीति में भी संबंध बदलने शुरू हो चुके थे। एक ध्रुवीय विश्व की संभावना, ऐसा माना जा रहा था कि अब विश्व एक ध्रुवीय बनेगा। कौन सा ध्रुव, अमेरिका। सारी चीज़ें अमेरिका पर बेस्ड होंगी, अमेरिका अब एक सुपर पावर बन जाएगा। पूंजीवाद व उदारवाद का वर्चस्व, पूंजीवाद और उदारवाद का वर्चस्व हो गया बिकॉज जो महाशक्ति साम्यवाद को मान रही थी वो महाशक्ति ही खत्म हो गई और दूसरी महाशक्ति अब तक बरकरार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वर्चस्व अब तक कायम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस चैप्टर का उसमें हम शॉक थेरेपी के कारण और क्या होती है शॉक थेरेपी, या भारत और रूस के कैसे संबंध है, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर्स के जो नोट हैं वो मैं PDF बनाकर अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दूँगी। फेसबुक पेज पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2H, H मीन्स हिंदी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स या फिर आने वाले वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर भी आप लोगों को एक हाईलाइटेड क्रिएट मिलेगी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस H। तो उसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकें। साथ ही साथ आप लोग क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं वीडियोस या जो भी लेटेस्ट वीडियोस होते हैं PDF वगैरह शेयर करती हूँ, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।